हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा कंटिन्यूएशन लेक्चर है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ माइकोसिस। सो वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और द टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन आवर प्रीवियस लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ माइकोसिस के हवाले से। तो सबसे पहले जो है वो क्यूटेनियस माइकोसिस। So cutaneous mycosis, these diseases are restricted to the keratinized layer of the skin hair and nails. Cutaneous mycosis मतलब दार है माता उस नमक की वीडियो चिकम superficial infection की ठीक तक है ना, especially चिकम fungi दा कम fungus ते दे अवल attacking area चिकम दनु दा epidermis ते ठीक शो लगा ना, the outermost layer of the skin where the keratinized tissues they are deposited or they are stored there. तो हमें पता है कि आपका जो एपिडर्मस है, स्किन का जो आउटर लेयर है, ठीक है, तो उसमें केराटिन का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है, स्पेशली आपके स्किन में, आपके हेयर में और आपके नेल्स में. So that's why these pathogens or these microbes or these fungi, so they can directly attack on the epidermis of the skin, hair and nails. Second हमारे पास है subcutaneous mycosis. Subcutaneous mycosis, it involves the dermis, subcutaneous tissue interventions such as debridements. इसके अलावा we can say that in subcutaneous mycosis it involves the dermis regions, especially the subcutaneous tissues. One is dermis, or you can say that is called epidermis, hypodermis and subcutaneous. तो इसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आपके डर्मस और सबक्यूटेनियस टिश्यूज को. इसके अलावा सिस्टमिक माइकोसिस इज ड्यू टू अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस. इसके अलावा स्पेशली सिस्टमिक माइकोसिस में क्या होता है, इसमें जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होता है, ठीक है, तो उसका अटैक जो है वो सिस्टमिकली जो है वो आपके जिस्म में फंगल इन्फेक्शन जो है कॉज कर सकता है, ठीक है. तो सिंपल द सिस्टमिक माइकोसिस इट इज़ ऑलवेज ड्यू टू अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस और द इन्फेक्शन ऑफ द पेशेंट विद इम्यून डिफिशिएंसीज हु would otherwise not be infected. यानी आगे कसान चिदा आगे इम्यून सिस्टम चिकम दे आगा कमज़ोर है दे मतस्त मख की वीडियो नो आगो बने अक्सर दा फंगल इन्फेक्शन चिकम दे दा डेर ज़्याद डोमिनेंट भी दा क्लियरली शो कई चिदा सिस्टमिक माइकोसिस चिकम दे इट इज़ ड्यू टू अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस के अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस एक्चुअली दीज आर द फंजाई एंड दिस फंजाई इसका अटैक बहुत डोमिनेंट होता है, स्पेशली दोज पीपल्स whose immune system is weak, immunocompromised and would otherwise not be infected. कचरी immune system द दियो strong भी ठीक दा कना नो बिया दियो ता infection पासवाना बांधी न लेगी, ठीक दा. द दिन अलावा संग चिद सबक्यूटेनियस खबर हम वकना इंटरवेंशन सच एज डिब्रिडमेंट का ना. डिब्रिडमेंट असल के मतलब दारे चियरा कल यो टिश्यू डैमेज शी ठीक शो लका ना. So to recover or to remove the damaged tissue, intervention such as debridement मतलब दारे चिकल दमु सरे यो टिश्यू डैमेज शी या यो फॉरेन ऑफ बॉडी चिकम दे मतलब द फॉरेन बॉडी द वो जिने वजे की जख्म जुड़ शी बिया दागे मुंगा इंटरवेंशन का द थेरेपी पर जरिया बानी या गमुंगा रिमूव काउ. Systemic mycosis is due to primary pathogens. Systemic mycosis it is always occur due to primary pathogens originate primarily into the lungs and it may spread to many organs. पहले इसका जो अटैकिंग एरिया होता है आपके लंग्स पे और फिर लंग्स से वो स्प्रेड होता है आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में. सिस्टमिक माइकोसिस मीन मतलब दारे चिमाता संग वीडियो फंगल इन्फेक्शन दा दनन हम की दिशे इंटरनल हम की दिशे एक्सटर्नल हम की दिशे. You can see the table on my screen. These are the different clinical classification of mycosis. The first one is superficial, then superficial mycosis, and tinea pedracandidiasis and dermatophytosis. Subcutaneous में क्या है,
chromoblastomycosis and sporotrichosis and mycetoma eumycotics. Opportunistics में aspergillosis हैं, candidiosis and cryptococcus and deutericosis and zygomycosis and fusariosis and trichosporiniasis. सिस्टेमिक में स्पेशली एस्पेरेजिलोसिस है, ब्लास्टोमाइकोसिस है, कैंडिडियोसिस है, हिस्टोप्लाज्मोसिस, इसके अलावा जो है क्रिप्टोकोकोसिस हैं, ड्यूट्रोकोट्राइकोसिस है, इसके अलावा जाइगोमाइकोसिस है एंड प्यूसेरियोसिस है, ठीक है, एंड ट्रेकोस्पोरोनोसिस. तो ये सारे जो है दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दाजमूसर चिकम सिस्टेमिक इन्फेक्शन कॉज कई मतलब द कम फंगस तो वजह पंजाई रे वजह चिकी दा पर्चुनिस्टिक थी, दा सब क्यूटेनियस थी, स्किन न चिकम लांदी हुई और दा क्यूटेनियस थी, ठीक कम से कम तो जमू सुपरफिशियल इन्फेक्शंस वायु. Now what are the factors that helping the spread of fungal disease? तो वो आपका एक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हम यूज़ करते हैं. So this is one of the leading factor which help in spread of fungal disease. One is acquired immune deficiency syndrome. So as it is also clear that, for example, those who are immunocompromised person, so definitely the chances of fungal infection they are more common. तो इसके अलावा ब्रॉड स्पेशली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो हम यूज़ करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिस इज अनदर लीडिंग फैक्टर विच हेल्पिंग द स्प्रेड ऑफ फंगल डिजीज़. इसके अलावा कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. क्लासिफिकेशंस, there are two types of antifungal drug. One is topical antifungal, the second one is systemic antifungal. So topical antifungal they are usually administered topically or vaginally or depending on the condition being treated. दो किस्म के antifungal है, को topical है, एक systemic है. टॉपिकल ज़्यादातर जो है वो ऑइंटमेंट फॉर्म में, क्रीम में या लोशंस में वो टॉपिकली एडमिनिस्टर करते हैं, या स्पेशली और विजाइनली, या तो विजाइना में हम उसको जो है इंसर्ट करते हैं, ठीक है. Depending on the condition being treated, so depend on the condition. Systemic antifungal they are administered orally and intravenously. जो systemic antifungals हैं, ठीक है, उसको हम orally administer करते हैं, intravenously उसको directly हम administer करते हैं. Look at this sketch. अच्छा, the antifungal drugs, one is systemic antifungal, the second one is topical antifungal. So in systemic antifungal you can see here, one is azole antifungal. So these are the different groups. These are the different groups of antifungal agent. The second one is echinocandins, echinocandin antifungal, while the third one is other antifungal. So this is clear. So in systemic antifungal agents, there are three main groups which are involved. One is azole antifungal, the second one is echinocandin antifungal, and then other antifungal. Topical antifungals which include azole antifungals and other topical antifungal. तो यहाँ एंटीफंगल ड्रग जो है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. एक सिस्टेमिक एंटीफंगल है, सिस्टेमिक एंटीफंगल में एक एजोल एंटीफंगल है, एक काइनोकेंडीन्स है, ठीक, और इसके अलावा अदर एंटीफंगल्स है. इसी तरह टॉपिकल में दो है, मैं आगे इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है. एजोल एंटीफंगल में सिंथेटिक एंटीफंगल जो है, सिंथेटिक एंटीफंगल दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एजोल एंटीफंगल. तो दिस इज़ एक्चुअली एजोल एंटीफंगल, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में है, और इसके अलावा ये पंगेस्टेटिक्स और पंगेसाइडल्स, मतलब जिस तरह बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल है, तो इसी तरह फंगल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, फंगेस्टेटिक जो मतलब पंजाई के ग्रोथ को सिर्फ स्टॉप कर सकता है, एंड एज वेल एज फंगिसाइडल्स विच कैन किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट अलॉन्ग विद द स्पोर्स. मोस्ट कॉमनली यूज क्लासिफाइड इज, जिसमें सबसे ज़्यादा जितने भी ड्रग्स हम यूज़ करें उसमें ज़्यादातर इमेडाजोल है, और इसके अलावा इसमें ट्राइजोल है. इमेडाजोल एंड ट्राइजोल ये ज़्यादातर हम एजोल एंटीफंगल में आता है, ठीक है. अब इमेडाजोल और ट्राइजोल में क्या फ़र्क है? वी कैन सिंपली डिफरेंशिएट बिटवीन इमेडाजोल एंड ट्राइजोल. सो इन इमेडाजोल देयर आर टू नाइट्रोजन इन स्ट्रक्चर. इसके स्ट्रक्चर में, इमेडाजोल के स्ट्रक्चर में दो नाइट्रोजन मौजूद होता है, और इसके अलावा ट्राइजोल जो है इसमें 3 नाइट्रोजन जो है इसके स्ट्रक्चर में. अगर इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को स्टडी किया जाए, ओवरव्यू किया जाए, तो इमेडाजोल में आपको 2 नाइट्रोजन इसके स्ट्रक्चर में नज़र आएगा, ठीक है. और ट्राइजोल जो है वो 3 नाइट्रोजन स्ट्रक्चर, वो असल में दैट इज़ रिलेटेड टू केमिस्ट्री. वो आप केमिस्ट्री में यू कैन स्टडी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसका स्ट्रक्चर जो है प्रॉपरली आप उसको स्टडी कर सकते, बहुत ईजी है.
एजोल एंटीफंगल में सबसे फर्स्ट जो है इमेडाजोल है और इसके बाद ट्राइजोल है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, मेरे स्क्रीन पे, ठीक है। ये डेफ्लोकान जो है फ्लोकोनाजोल है, ठीक है। इसके अलावा ये भी फ्लोकोनाजोल है 150 मिलीग्राम कैप्सूल में है। ये कीटोकोनाजोल है टैबलेट यूएसपी 200 मिलीग्राम में है। अब इमेडाजोल और ट्राइजोल, ऑलरेडी इमेडाजोल जिस तरह मैंने कहा कि इमेडाजोल में 2 नाइट्रोजन ग्रुप इसके स्ट्रक्चर में होता है और ट्राइजोल में 3 नाइट्रोजन ग्रुप होता है, ठीक है। इमेडाजोल एंड ट्राइजोल बोथ आर एंटीफंगल एजेंट। अब इमेडाजोल में कौन कौन से एंटीफंगल ड्रग्स वो इन्वॉल्व हैं, इसमें बाइफोनाजोल है एंड ब्यूटोकोनाजोल्स है और इसके अलावा क्लोट्रिमाजोल्स हैं एंड इकोकोनाजोल्स हैं एंड फेंटेकोनाजोल और इसके अलावा आइसोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल एंड लोलिकोनाजोल्स एंड मेकोनाजोल्स एंड ओमोकोनाजोल्स एंड ऑक्सीकोनाजोल्स एंड सेर्टाकोनाजोल्स एंड सल्कोनाजोल्स एंड टायोकोनाजोल, ये जितने भी है इट बिलोंग टू इमेडाजोल्स। इसके बाद आता है ट्राइजोल। ट्राइजोल में है अल्बाकोनाजोल है, इसके अलावा इफेकोनाजोल है, इसके अलावा इफोक्सिकोनाजोल है, फ्लोकोनाजोल है, आइसोकोनाजोल है, इसके अलावा एट्रोकोनाजोल है एंड पोसाकोनाजोल्स है, प्रोपेकोनाजोल है और रेवकोनाजोल्स है एंड टर्कोनाजोल है एंड बुरेकोनाजोल है। तो स्पेशली इट इज़ नॉट नेसेसरी that each and every drug will must be available in the market. It is not necessary because there are still some drugs which are under investigation, which are under specially इसका जो है अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक ड्रग जो है वो FDA वाले जो है उसको अप्रूव करते हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सो दे आर स्टिल अंडर क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। अब एजोल एंटीफंगल क्या है, तो सिंपल एजोल एंटीफंगल्स आर द एंटीफंगल यूज्ड टू ट्रीट द सिस्टमिक एंड टॉपिकल फंगल इन्फेक्शन। दे आर लेस टॉक्सिक कंपेयर टू द अदर एंटीफंगल बट दे आर लेस इफेक्टिव। एजोल एंटीफंगल एजेंट्स हमारे पास वो एंटीफंगल एजेंट्स है जो हम सिस्टेमिकली हम यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा टॉपिकली जो फंगल इन्फेक्शन है उसके ख़िलाफ़ हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये एजोल एंटीफंगल जो है इसकी टॉक्सिसिटी कम है, ठीक है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट होता है, थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट होता है, वो भी मतलब कमज़ोर होता है, ठीक है। वैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड अपॉन ऑन दी कंडीशन। इसके थेराप्यूटिक एक्शंस का मतलब ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सो द डिजायर्ड एंड बेनिफिशियल एक्शन ऑफ एजोल इज either at binding to the sterol and cause the all cell death and interfering with the cell replication. So if you remember, we have just discussed the mechanism. So I mean that this azole antifungal drug, they can directly bind to the sterols, and you know the sterol is the main component. Sterol is the main component, especially in this case this drug will bind to the sterol and it will cause the cell death by interfering with the cell replication. Like څنګه چې ما تاسو ته ویډیو چې یاره زموږ سره دا اکچولی دا سټیرول چې کوم دی دا څه کېږي دا جوړېږي، نو اصل کې دا سټیرول جوړېږي د کولیسټرول په ځای باندې، ټیک ده که نه، یا ایرګو سټیرول ورته هم ویلی شو. نو اصل کې دی زموږ سره د دې پروډکشن چې کوم دی دا سټاپ کوي او د دې فنجای چې کوم دی د دې سیل ډیت کېږي چې فردر دی ریپلیکیشن نه کوي، خپل کاپیز نه جوړوي. Ketoconazole and fluconazole and itraconazole, so its mechanism of action is to block the activity of sterol and the fungal cell wall. क्योंकि फंगल सेल वॉल में क्या होता है, स्टीरोल सिंथेसिस होता है। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि कीटोकोनाजोल या फ्लोकोनाजोल या इट्रोकोनाजोल के ज़रिए हम क्या करें, ये स्टीरोल प्रोडक्शन को, ठीक है, जो फंजाई के सेल वॉल में, ठीक है, इसका सिंथेसिस होता है उसको हम स्टॉप करें, ठीक है। Therefore they may also block the activity of the human steroids. और इसके अलावा इसका एक टारगेट ये भी है कि ये इंसानी जिस्म में जो स्टीराइड्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं टेस्टोस्टेरोन का एग्जांपल लेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन असल में ये मेल 6 हार्मोन्स है, ठीक है ना, जिस तरह टेस्टिस है ना टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन दीज आर द मेल गोनेड्स and these male gonads it control the secondary sexual character of the male. एंड कार्टिसोल, तो ये क्या करता है, ये ब्लॉक करता है ह्यूमन स्टेरॉइड्स को भी, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन है, इसके अलावा कार्टिसोल है, सही है।
तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगा इसके कुछ एडीआर भी है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है, ठीक है, क्योंकि मेल में फिर अगर एंटी फंगल एजेंट्स हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है ना, वो भी आप फेस कर सकते हैं, वो मैं आगे हाईलाइट करूँगा। इसके अलावा फ़र्कोनाज़ोल एज अ न्यू ड्रग, ये न्यू ड्रग है और इसका काम ये होता है कि इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ इर्गोस्टिरोल। ये क्या करता है, इर्गोस्टिरोल प्रोडक्शंस को वो इनहिबिट करता है, ठीक है, विच लीडिंग टू इनएबिलिटी ऑफ द फंगस टू फॉर्म सेल वॉल। नो बिया चिकम दे फंजाई चिकम दे खपल सेल वॉल नशी जोड़ा वाले और द दे पंजाई द सेल वॉल चिकम दे द जोड़े असल की द काइटिन ना द पेप्टाइड ओ ग्लाइकेन ना नो दे असल की दगा इर्गोस्टिरोल प्रोडक्शन दागे सिंथेसिस चिकम दे अगर इनहिबिट की और दागे पर रिजल्ट की चिकम फंगस थे नो अगर फर्दर ग्रोथ नशी कवले, ठीक दा। नो टर्बिनपिन चिकम दे टर्बिसिल पनुम बानी पर मार्केट के राजी एंड दिस इज वेरी इफेक्टिव ड्रग which is used in the treatment of fungal infection, dermatitis, ठीक दा। फॉर एग्जाम्पल टीनिया वर्सेकुलर या दिन अलावा टीनिया मेनम, टीनिया पेडस, टीनिया कार्पोरस, टीनिया बारबाइन, मेनी एंड मोर। टर्बिनपिन सकाई दे जमुसरा दा इर्गोस्टिरोल फॉर्मेशन चिकम दे आगा ब्लैक काइन चिदा ब्लैक शीनो डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फंगस ता चिकम दे मतलब द सेल वॉल दागे जोड़े दो चांसेस न मेलावी की चिना मेलावी की दागे डेथ की। लग्राजू दरे एजोल एंटीफंगल फार्माकोकाइनेटिक तरफ था। यू नो अबाउट फार्माकोकाइनेटिक दिल तमुंग कीटोकोनाजोल मेंशन करे रहे। सो फार्माकोकाइनेटिक का मतलब यह है कि हाउ दिस ड्रग इज मेटाबोलाइज, कि इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म किस तरह होता है, एब्जॉर्प्शन, इसके अलावा इसका जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है या मेटाबॉलिज्म है और किस तरह ये आपके बॉडी से एक्सक्रीट होता है। सो एजोल एंटीफंगल एजेंट दे आर वेरी इफेक्टिव, ओरली बहुत इफेक्टिव इन एसिडिक एनवायरनमेंट, फेवर एब्जॉर्प्शन। एसिडिक एनवायरनमेंट में इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होता है। एसिडिक एनवायरनमेंट के लिए एब्जॉर्प्शन ज़्यादा की और अदे प्रोटीन बाइंडिंग चिकम दे प्रोटीन सर अदे बाइंडिंग देर पावरफुल ले रीडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नॉट टू बी। इसके अलावा इसका डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन ये है कि ये बी को ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो इफ़ यू रिमेंबर ये एक पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था कि इट डिपेंड अपॉन ऑन द नेचर ऑफ द ड्रग। सो देयर आर सम ड्रग विच आर लाइपोफिलिक इन नेचर। तो जितने भी ड्रग है वो जिसकी लाइपोपिलिसिटी ज़्यादा है तो स्पेशली वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। दो ड्रग विच और हाइड्रोफिलिक इन नेचर जो वाटर लविंग है, ठीक है, सो इट डजंट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, इट कैन बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम योर बॉडी। इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, ठीक है, एक्सक्रीशन इसका जो है बाइल में होता है, ठीक है, बाइल में इसका एक्सक्रीशन होता है एंड यू नो बाइल इज द सिक्रीशन ऑफ लीवर। इसका जो हाफ लाइफ है 8 to 10 आवर्स है। हाफ लाइफ दिस इज अनदर टॉपिक, इस पे इंशाल्लाह मैं एक प्रेजेंटेशन दूंगा हाफ लाइफ पे, ठीक है, कि हाफ लाइफ क्या है। 8 to 10 आवर जो है इसका हाफ लाइफ है। द हर ड्रग चिकम दे खपल हाफ लाइफ, ठीक दा नो दे चिकम दे द अतो घंटों ना वाला तो 10 घंटों पूरे दे हाफ लाइफ दे। डोज दे तकरीबन 200 मिलीग्राम 200 mg ओडी आर बेडी। डोज चिकम दे दा 200 मिलीग्राम दा मुंगा अखलू तकरीबन ओडी वंस ए डे मुंगा अखलू, ठीक था, पेशेंट दे मुंगा मतलब पर 24 आवर की मतलब दारे चेहरा यवजल वर्काउ और बीडी हम इस्तेमाल बोले शो कचरी जमुंग सरा फॉर एग्जांपल कंडीशन सेवियरी, ठीक था ना, जैसे जो डोज वह हमेशा तक कंडीशन मुताबिक इस्तेमाल है। सो द डोज इज 200 मिलीग्राम ओडी आर बेडी। क्लियर है? अच्छा, सिंपल इसके इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन ये है कि एजोल आर इंडिकेटेड फॉर द फॉलोइंग मेडिकल ट्रीटमेंट। This drug azoles they are used for the treatment and the treatment of candidiasis, and you know about candidiasis, Candida albicans. Candidiasis is caused by a fungi which is called Candida albicans, and you know, and this type of infection that is usually occurs inside the body, ठीक है। Cryptococcal meningitis, this is also the main cause of fungi, cryptococcal. As we know that meningitis is caused by bacteria as well as virus and as well as fungus. So especially the fungus which is responsible to cause infection, especially in the triplet layer of the brain, that is called cryptococcal meningitis. Systemic mycosis भी हो सकता है, aspergillosis and among other. अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है एजोल के? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस किस कंडीशन में आप ये एजोल जो है ये एंटी फंगल एजेंट्स हम यूज़ नहीं कर सकते?
खुदा न ख्वास्ता अगर कोई पेशेंट है उसको हेपेटिक डिस्फंक्शन है, ठीक है, उसका फॉर एग्जांपल लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर, तो स्पेशली उसमें आपने इस ड्रग को अवॉइड करना है। एंडोक्राइन और फर्टिलिटी प्रॉब्लम, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द बिग चैलेंज कि स्पेशली फर्टिलाइजेशंस, स्पेशली एंडोक्राइंस या फर्टिलाइजेशन की जो कम दे मसला कई यार अच्छा तो खुदा न ख्वास्ता फर्टिलिटी प्रॉब्लम वी कहना नो पकार द चेयर द एंटी फंगल एजेंट्स कम दे दा विद प्रिकॉशंस दा दे इस्तेमाल ना कई जका दे द वजना इनफर्टिलिटी राटले शी न देना अलावा प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, इसमें भी बहुत एहतियात करना चाहिए, ठीक है, डोंट टेक इट। एंड पेशेंट टेकिंग ड्रग्स दैट आर यू कैन से प्रोलॉन्ग द क्यूटीसी इंटरवल। इसके अलावा जो है अगर पेशेंट चाहे मतलब दा ड्रग्स इस्तेमाल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक दा नो दे सरा असल के जमू सरा दासी की चे लका संग मावेला चेरा दा मंगा पा कैंडिडियासिस की इस्तेमाल हो, ठीक तक ना, और या पा दगा की इस्तेमाल हो, पा ट्रेकोमिनियासिस की इस्तेमाल हो, ठीक दा जी नो स्पेशली दे की चिकम दे डेर दे चिकम दे असल की दा इंटरवल चिकम दे नो दा डेर ज़्यादा सेवा कई, ठीक तक ना, नो दे पोजा पकार दारे चेरा दा पा एहतियात सर मंगा इस्तेमाल को। ADR Razu adverse drug reactions of azole antifungal agents. The use of azole may result in these adverse effects. GIT, liver toxicity, kai severe effects on the fetus or nursing baby. That's why they are contraindicated in pregnancy. Pregnancy में ये contraindicated है, बहुत एहतियात से उसको यूज़ करना चाहिए। अच्छा, another group is echinocandin antifungal agents. तो इंशाल्लाह echinocandins, this is another antifungal agents. तो इंशाल्लाह हमारा जो थर्ड कंटिन्यूएशन लेक्चर होगा वो echinocandin antifungal agents पे होगा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। ओके।